ये दशाश्वमेध घाट दिखा देते हैं। शाम के पहर में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे लगता है हम सबके लिए हाई पॉइंट है। अगर काशी हम लोग आते हैं तो 80 घाट से दशाश्वमेध घाट, मतलब इससे अद्भुत नजारा नहीं होता है। देश क्या विदेश से अब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। दक्षिण भारत की भी बात हो रही थी और वो घाट आपको दिखाते हुए चित्राबादपुरी। देखिए, काशी तमिल संगम का जो आयोजन नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था और अभी देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एस जयशंकर, बड़े बड़े मंत्री यहीं पर डेरा डाल चुके हैं। वाराणसी को बड़ी मार्जिन से जीतने के लिए नरेंद्र मोदी का ये चुनाव है और इसी वजह से बीजेपी रिकॉर्ड बनाना चाहती है वाराणसी को लेकर खासतौर से। लेकिन मैंने आपसे बात की, तमिलनाडु में बीजेपी का ऐसा दावा है, हालांकि मुझे इस तरह की परिस्थिति दिखाई नहीं देती क्योंकि वहां पर डीएमके एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए इतनी राह आसान नहीं करने वाला है। तो 2 से 4 सीटें वहां के लिए वो उम्मीद कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं वायनाड की सीट को लेकर, मैं एक तरफा चुनाव है वहां पर राहुल गांधी के पक्ष में, इतना कम से कम मैं भरोसे के साथ कह सकती हूं। कोई त्रिकोण नहीं है, वन साइडेड चुनाव है। मुस्लिम लीग भी उनके साथ है। जहां पर जाइए वो राहुल गांधी लोग बताते रहते हैं। तो देखिए, बीजेपी का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन वायनाड को लेकर राहुल गांधी को मुझे नहीं लगता है कोई कहीं से भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच जाते हैं 10 में से 8 लोग एक पार्टी के पक्ष में बात कहें तो फिर वहां की स्थिति बदल जाती है। रायबरेली का क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगी। तो उसके फिर होते हुए मैं तेलंगाना आई। देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश एक बड़ा फैक्टर है। पिछले बार जगन मोहन रेड्डी की पार्टी 25 सीटों में से 22 सीटें जीती थी। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश, चूंकि दोनों ही टीडीपी और बीजेपी साथ में आ गए हैं, तो वहां पर एनडीए के लिए एक बेहतर स्थिति है। उसके बाद आगे निकलते हैं तेलंगाना में। पिछले बार 17 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार तेलंगाना में बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी सीटें बढ़ रही हैं और जिस तरह से रीजनल पार्टी वहां पर कमजोर हुई है केसीआर की, हो सकता है कि वहां पर बीजेपी कुछ कमाल कर जाए। अब कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है तो वो कितनी कड़ी और बड़ी टक्कर दे पाएंगे, महत्वपूर्ण होगा। तो धीरे धीरे करके अगर दक्षिण भारत से हम आगे आए श्वेता, तो मुझे यही लगता है कि बेहतर स्थिति में तो है, लेकिन जैसा कि अंजना ने भी बताया कि कड़ी और बड़ी टक्कर है और विपक्ष कम से कम पिछले बार के मुकाबले इस बार अच्छा चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले विपक्ष ने कहा 400 सीटें इनको चाहिए क्योंकि इनको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। बीजेपी ने लपक लिया और फिर निकाल कर लाई अलग अलग राज्यों से कि भैया इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया है और ये आरक्षण अब बीजेपी के कई राज्यों की ओर से ये कहा गया है कि हम आएंगे तो समीक्षा करेंगे अगर हमारी सरकार है। तो कुल मिलाकर आरक्षण भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। मुसलमानों को ये आरक्षण देते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। क्या वो लोगों में इम्पैक्ट कर रहा है या उधर से कहा जा रहा है कि ये 400 लाएंगे तो आरक्षण? अच्छा, इस बार मुझे ऐसा लगा अंजना, अभिषेक, समझ कि 2 बार प्रधानमंत्री के नाम पर आंख मूंद कर वोट है। इस बार कैंडिडेट भी देखा जा रहा है और इसलिए कई बार कई सीटों पर ऐसे निर्दलीय हैं जो तूफान खड़ा कर दिए। 2 ऐसी सीटों पर मैं गई हूं। पवन सिंह से तो आप मिलके आ गए। एक तो पवन सिंह काराकाट वाली, अरे वो और खेसारी साथ में चले गए। समझ लो पूरे काराकाट में कोई नहीं होगा जो सड़क पर नहीं था उस समय देखने के लिए, पर उनके लिए भी इस समय आंकना मुश्किल है कि ये उनके स्टारडम के लिए है या वोट देंगे। और दूसरा अंजना, रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर में वो बीजेपी कांग्रेस की नाक में दम किए हुए थे क्योंकि जगह ऐसी है, इतना मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। दोनों का ही इंटरव्यू किया है, दोनों का क्या कॉन्फिडेंस दिखा? भाटी के लिए राजस्थान में उनको ना रस्सी बांधनी पड़ रही थी उनके वॉलंटियर्स को कि लोग उसे तोड़कर उनकी तरफ ना आए जहां हमारा इंटरव्यू चल रहा है। तो ये तो स्टार भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट हैं लोगों के लिए इस बार। बिल्कुल, ये आपने बड़ा पॉइंट कहा है। देखिए, मैंने भी जब हेलीकॉप्टर शॉट की शुरुआत की तो हम लोगों ने उत्तराखंड से शुरुआत की थी। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हालांकि उसके बाद एमपी, बिहार, ये सब जब हम लोग गए 100 सीटों पर गए, लेकिन महाराष्ट्र मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग होगा। और एक बात तो सब जर्नलिस्ट की रहती है कि हम लोग आपस में भी इस बार खूब बात करते हैं। नहीं, वही मैं कह रहा था कि महिलाओं का जो वोट है दोनों जगहों पे 5-5, 6-6% अगर ज्यादा है। और महिलाओं का वोट इसलिए नहीं है कि सिर्फ उनके जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लें, बिहार पहले था, बिहार में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन आज के समय में अगर एक कोई सेंटर मुद्दा बन जाता है वोटिंग के दिन बटन दबाने का, वो हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे जितना भी आप डिसेंट वॉइस सुन लें, चाहे आप जितनी भी नाराजगी सुन लें, हाँ। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो फिर कोई और नहीं। एक सवाल में मेरा है, हाँ। लेकिन क्या यादव वोटर, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा में यादव वोटर भी शिफ्ट होते हैं बीजेपी की तरफ नरेंद्र मोदी की वजह से, क्या इस बार तीसरी बार यादव वोटर बीजेपी के लिए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए अंजना, मैंने शुरू में बताया कि जो यादव वोटर है
उसको वो अखिलेश यादव को एक तरीके से वो अपना मैस्कट सिंबल समझता है उनका। और चाहे उसका कोई बच्चे से आप बात कर लो, चाहे वो वोटर हो ना हो, चाहे बुजुर्ग, आपको मेजॉरिटी में भी एक्सट्रीम मेजॉरिटी आपको अखिलेश यादव के साथ ही दिखाई देगा। उसमें कोई टूट नहीं है। जो मुस्लिम वोटर है इस बार, जिस तरीके से पूरा पोलराइजेशन है इस चुनाव का, उसमें भी बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। क्या पिछली बार पोलराइजेशन नहीं था 2019 में? था, लेकिन मुझे लगता है कि इतने काम करने के बाद भी अगर इंटरनली लोग वोट कर रहे हो तो कर रहे हैं। कोई मुझे बोलता हुआ वोट आपको बहुत कम दिखाई देगा, चाहे मुसलमानों का या यादवों का। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनके वोट नहीं है। 58% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, 58% ओबीसी। उसमें यादवों की तादाद बहुत कम थी। श्वेता, इस बात को आप मानिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, अब बीजेपी दावा कर रही है कि जो युवा वोटर है यादवों का, वो हमारी तरफ शिफ्ट करेगा। कई बीजेपी के नेताओं की ओर से दावा किया गया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत कम उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि वो इमोशनली एक कनेक्ट भी है यादव परिवार से उन लोगों का। लेकिन एक और सवाल, हम लोग लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं, भैया कांग्रेस की बात भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय दल बीजेपी के सामने तो वही है। फिर कांग्रेस को लेकर क्या है स्थिति उत्तर प्रदेश में? क्या आपको लग रहा है कि बेहतर देखो, यूपी से आगे निकल के ना पूरे देश की भी अगर हम तस्वीर देख रहे हैं, तो एक और चीज है जिसके लिए मैं बिहार एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक पूरी पीढ़ी निकल गई थी जिसने शासन ही नहीं देखा था आरजेडी का, तो इसीलिए जब नीतीश कुमार या बीजेपी कहते थे जंगल राज, तो उनको समझ नहीं आता था और बहुत फर्स्ट टाइम वोटर्स टूटकर गए थे उस समय जब बीजेपी हारी थी जिस साल विधानसभा का चुनाव। अब जो 18 साल का हुआ है वो 8 साल का था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे। अब उसको क्या मालूम है कि दूसरा पक्ष किस तरह का गवर्नेंस देगा, तीसरे मोर्चे का मतलब क्या होता है, या फिर कौन सा गठबंधन क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें अगर कोई भी पार्टी समझा पाई हो तो फिर हो सकता है। और बिहार और महाराष्ट्र सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होंगे। देखिए, बिहार बीजेपी भी ये जानती है नीतीश कुमार कब तक, कितने रिलायबल, ये प्रश्न हमेशा उनके मन में रहता है। और हाल के दिनों में उनके कई सारे उटपटांग बयान भी आए हैं चुनावों में। अब हाल में उन्होंने पीएम को लेकर कह दिया, मेरे सामने ही कहा था कि मुख्यमंत्री बनाना है। स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन जैसे ही किसी पीछे से कहा उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बोले नहीं, प्रधानमंत्री तो पहले से पहुंचिए महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि वहां जहां पर आपको पिछली बार 39 आई बिहार में 40 में, वहां पर जहां आपको 40 आई थी 48 में से महाराष्ट्र में, ये दोनों डिसाइड करेंगे। आप इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो 78 सीट्स हो जाती हैं। 303 का आपके चंक का बहुत बड़ा हिस्सा आपको आ जाता है, लेकिन ये बहुत डिसाइसिव होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार बहुत बड़ा टेस्ट है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अब जमीन पर लोगों के बीच जाकर एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, वो उसका असर दिख रहा है। बिहार पर जरा अभिषेक भी बोलेंगे कि लंबे वक्त तक हम लोग पटना जाते थे तो इन्हीं के घर में जाके खाना खाते थे। अभिषेक अरे बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार मुझे लगता है, जो मैं अभी अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूं, बिहार में सीटें आरजेडी की बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो इतनी बढ़ रही हैं कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार और जो बीजेपी का गठबंधन है उसे बड़ी चुनौती दे सकें? बिहार को हमेशा दो तरीके से देखा जाता रहा है। जहां ये दो पार्टियां रहेंगी, नीतीश कुमार की एक पार्टी बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और आरजेडी एक साथ नहीं जा सकती। लेकिन नीतीश कुमार को कहते हैं ना, पसंगा है वो तराजू का, वो जिस तरफ जाते हैं उस तरफ झुकता है, पलड़ा भारी होता है। लेकिन रह सकता है क्या इतनी कम सीटें लाके? लेकिन आप लगातार कमाल। लेकिन आप देखिएगा अंजना जी कि उनके साथ जो सबसे बड़ी बात में राजयोग होगा कि कम सीटें आए, कुछ भी हो जाए, हम तो मुख्यमंत्री। बिहार में सब मौसम वैज्ञानिक है। अभी मेरे डिबेट की फेवरेट लाइन है कि देखिए 6 बजे से 7 बजे डिबेट खत्म होगा, तब तक आपको पता चलेगा फिर पलटेगा। तो ये तो उनकी हालत है। लेकिन वहां पर अभिषेक एक चीज है, बिहार को लेकर अगर मैं बोलूं, पिछली बार तो 40 में से एक भी सीट नहीं थी तेजस्वी यादव। एक कांग्रेस पार्टी के पास थी, किशनगंज की सीट थी, और आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन रोजगार का मुद्दा जिस आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव ने उठाया है, उन्होंने मेहनत भी की है। अभी उनकी तबियत भी बहुत ज्यादा खराब थी, उसके बावजूद वो लगातार वहां पर चुनावी रैलियां वो करते हुए नजर आए। लेकिन फिर यहाँ पर परिस्थिति अलग है जिसका हम बात कर रहे थे, गठबंधन दलों का। बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती बिहार में दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या वास्तव में वो पिछली बार वाले परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे? 17 में से 16 सीटें पिछली बार वो जीते थी। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज नीतीश कुमार को लेकर ही है। स्ट्रॉन्ग या वीक लग रहा है? मुझे वीक लग रहा है, मतलब पिछली बार के मुकाबले इस बार जेडीयू की कंडीशन। केवल एक अपील के साथ हमारी अपनी ये चर्चा खत्म करते हैं कि नहीं, कश्मीर आप होकर आ रही हैं और वोट प्रतिशत बढ़ा है, मैं भी होकर आ रही हूँ उसकी। चित्रा और मैं होकर आए हैं कश्मीर।
3 सीटें ऐसी हैं, पूरे 543 में से केवल 3 सीटें हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहां बीजेपी या उसका कोई पार्टनर चुनाव नहीं लड़ रहा है। प्रॉक्सी का लेकिन ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन सीधे तौर पर उनका कोई प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं। पर जीत कश्मीर की हो रही है, क्योंकि बारामूला हो, अनंतनाग हो, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, और ये वोटिंग बताता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जगा है। ये बताता है कि भय खत्म हुआ है ना। ये इसी प्रश्न पर चाहे बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक थे, बोले कि इससे क्या होगा, इससे क्या खत्म हो गया है सब, 370 की सफलता कैसे लेकिन इतना तो तय है ना कि जो एक्सट्रीम वॉइसेस थी उनका डर भय खत्म हो गया। वरना उस गली पर निकलिए और कोई गिलानी, अरे यहाँ बोलिए, यहाँ मत बोलिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए। अब आप मतलब जो वोटर है वो भय के बिना निकला है। हम लोगों ने वोट कहाँ डाला, दिखाइए भाई। कहाँ तो नहीं, मेरा तो हट ही गया है। मैं जगह पूछ रही हूँ, पहले ही था तो इसलिए हट चित्रा का पहले था, बाकी का बाद में। लेकिन एक चीज समर डालिए, जो वोट फर्स्ट जरूर डालिए, वोट जरूर डालिए। समर जो बोल रहे थे कि फर्स्ट टाइम वोटर ही बड़ा एक्साइटेड होकर फोटो क्लिक कराता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी जैसे ही वोट डाला सबसे पहले आकर एक्साइटेड होकर फोटो। पहली बार वाला है। मेरा एक मैं बताऊं, एक अच्छी बात, एक वाराणसी की खबर भी मैं बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए यहाँ पर 1,76,000 फर्स्ट टाइम वाराणसी के जो वोटर जिन्होंने 19 में वोट नहीं किया है, जो इस बार कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल लेटर लिखा है। अरे वाह। और वो पूरा लेटर एक मतदाता के एक मतदाता के घर पे उसके नाम से डिलीवर होने वाला है। 4 तारीख तक वो डिलीवर होगा। मेरा पहला वोट बूथ कैप्चरिंग की भेंट चढ़ा था बिहार में। मैंने अपना पहला वोट नहीं डाल पाई थी जैसे ही मुझे पहला वोटर कार्ड मिला था, लेकिन आपके पास है, वो मौका है, सब जाइए वोट डालिए।